वेलकम टू विन द रेस। और मैं आपको आज क्लास 7 की हिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। सो इन दिस चैप्टर आई विल बी एक्सप्लेनिंग वर्ड बाय वर्ड हिंदी में, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से ये जो चैप्टर है वो समझ में आ जाए। सो लेट्स बिगिन। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड मैप 2। मैप 1 was made in 1154 CE by अरब geographer अल-इद्रीसी। तो अगर हम मैप 1 और मैप 2 को देखें, यहाँ पर जो पहला पिक्चर में मैप 1 दिया हुआ है और सेकंड पेज में आपका मैप 2 दिया हुआ है। तो मैप 1 जो है वो 1154 CE में एक अरब के जोग्राफिकर थे अल-इद्रीसी के द्वारा बनाया गया है। The section reproduced here is a detail of Indian subcontinent from his larger map of the world। तो इसमें जो है अल-इद्रीसी ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक लार्जर मैप में दिखाया है। मैप 2 वॉज मेड इन 1720s बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। मैप 2 जो है, जो नेक्स्ट पेज में है, वो एक कार्टोग्राफर, फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उनके द्वारा बनाई गई है 1720 में। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। अब देखिए, जो फ्रेंच कार्टोग्राफर उसको बोलते हैं जो मैप, बेसिकली पर्सन हु मेक मैप्स। दोनों मैप को अगर आप देखिए तो वो दोनों का एरिया सेम है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इन अल-इद्रीसी's मैप साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। इन अल-इद्रीसी के मैप में अगर आप देखिए तो साउथ, जहाँ पर हम लोग नॉर्थ इंडिया फाइंड करना चाहते हैं वहाँ साउथ इंडिया है, एंड श्रीलंका इज़ द आइलैंड एट द टॉप। और श्रीलंका जो है वो ऊपर की तरफ, यूजुअली श्रीलंका हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं, लेकिन इसमें श्रीलंका ऊपर की तरफ है, एट द टॉप। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरबिक। जो भी प्लेस है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ नज़दीक से, तो ये जो है अरबिक में मार्किंग इसकी की गई है। यहाँ पर आप मैप 2 को देखिए, ये ऐसा मैप है जो कि आजकल हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैप 2 के बारे में क्या लिखा हुआ है। द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलस नोवियो ऑफ गुलियम डी एल्सी। ठीक है। एंड देर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज कन्नौज। तो यहाँ पर कुछ कुछ जो नाम है कन्नौज के नाम से जो जाना जाता है, उस समय कन्नौज क्यू से शुरू किया जाता था ऐसा। मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 years आफ्टर मैप 1। तो जो मैप 1 आप पहले पेज में देख रहे हैं, उसके 600 साल बाद जो है मैप 1 को, मैप 2 को बनाया गया। ड्यूरिंग विच टाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट द सबकॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबली। तो टाइम के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी चेंज हो गया। This map seems more familiar to us and the coastal areas in particular are surprisingly detailed। तो ये हमारे लिए काफ़ी फेमिलियर है, क्योंकि अभी भी हम लोग ऐसा ही इस्तेमाल करते हैं लगभग लगभग। और कोस्टल एरिया इस पर्टिकुलर प्लेस में सरप्राइजिंगली काफ़ी डिटेल में इसमें कोस्टल एरिया के बारे में और हर जगह के बारे में काफ़ी डिटेल्स से बताया गया है। दिस मैप वॉज यूज बाई यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन द वॉयजेस। इस मैप को यूरोपियन सेलर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, और जो भी मर्चेंट्स थे अपने वॉयजेस में जो लोग जाते थे तब इसका इस्तेमाल करते थे। वॉयजेस होता है वो लोग यात्रा, जो जर्नी इन्वॉल्विंग ट्रैवल बाय सी और बाय सी, ओके, जर्नी जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं समुद्र के द्वारा। ठीक है, समुद्र में जो जर्निंग करते हैं शिप में जा कर के, तो ये लोग ऐसे मैप बनाया करते थे और इससे ही इधर उधर जाया करते थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, यस, इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन 2 पीरियड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि दो समय में, 2 पीरियड में कार्टोग्राफी जो है उसकी जो साइंस है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो जब हिस्टोरियंस जब डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, मैप और टेक्स्ट देखते हैं पास से, तो उनको जो है दे हैव टू बी वेरी सेंसिटिव, बहुत उनको सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। बहुत डिटेल जो स्टडी करना, या तो किस जगह में क्या है उस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बैकग्राउंड और हिस्टोरिकली पता कर सके और दोनों में जो है डिफरेंस पता कर सके, उस समय क्या था अभी क्या है। द कॉन्टेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वर प्रोड्यूस। पास्ट में किस कॉन्टेक्स्ट में मैप में हर चीज़ें दिखाई गई है, अभी किस कॉन्टेक्स्ट में मैप में हर चीज़ें दिखाई गई हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से ये जो भी हिस्टोरियंस है उनको देखना पड़ता है। अब है आपका न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता है पर्टिकुलर वर्ड दैट इज़ यूज टू स्टडी और एक्सप्लेन अ सब्जेक्ट। एक पर्टिकुलर वर्ड जो किसी चीज़ को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम। अब व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स।
देखो जैसे जैसे समय बीता जाता है, किसी भी चीज़ को समझाने का तरीका, किसी भी चीज़ जगह के लैंग्वेज में काफ़ी बदलाव होता है, उसके मतलब चेंज हो जाते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी जो भी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में है, अभी बहुत सालों से बदलते आई है। मेडिवल पर्शियन फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। मेडिवल पर्शियन जो अगर आप देखें तो वो मॉडर्न पर्शियन से काफ़ी अलग है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। डिफरेंस सिर्फ ग्रामर और वोकेबलरी में चेंजेस नहीं है, वर्ड्स में भी चेंजेस आ गए हैं समय के साथ साथ। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट वॉज इंडिया। तो अगर आप हिंदुस्तान एक वर्ड अगर आप देख लेते हैं तो अभी जो है हम लोग इसको इंडिया के नाम से बोलते हैं, द मॉडर्न नेशन स्टेट। तो अभी इंडिया काफ़ी मॉडर्नाइज हो गई, डेवलपमेंट हो गया है, इसलिए हम लोग इसको इंडिया बोलते हैं। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन 13th सेंचुरी बाय मिनहाजी सिराज, अ chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna। जब मिराजी सिराज जो थे वो पर्शियन लैंग्वेज में हिंदुस्तान लिखे थे, तो उसका मतलब ये, उनका मतलब कौन कौन सा एरिया कवर करता था, पंजाब, हरियाणा और जो ज़मीन थी गंगा यमुना के बीच में। He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of Delhi Sultan। तो वो ये जो टर्म यूज़ करते थे कि दिल्ली सुल्तनत के अंडर में कौन कौन सा ज़मीन अंडर उसके अंडर आता है, उस तरह से वो इसका इस्तेमाल करते थे। The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India। इसी तरह से जो है दिल्ली सल्तनत का जैसे जैसे एक्सटेंशन होने लगा तो एरिया बहुत सारे जो है इंक्लूड होने लगे, लेकिन ये कभी भी साउथ इंडिया को कवर नहीं करता था। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent। और 16th सेंचुरी में देखिए बाबर ने हिंदुस्तान का इस्तेमाल जो है इंडिया के जोग्राफ़ी को बताने के लिए, उसके फौना जो एनिमल्स को और उसका जो कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट, मतलब किसी सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते हैं उनके इनहैबिटेंट, उस जगह में जो रहते हैं, इनहैबिटेंट्स मतलब किसी जगह में जो लोग रहते हैं उनके कल्चर क्या है, उस चीज़ को दर्शाने के लिए बोला। एज वी सी लेटर इन द चैप्टर, दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज़ द वर्ड हिंद। तो अगर हम लोग बाद में देखेंगे तो अमीर खुसरो ने इस वर्ड को किस तरह से इस्तेमाल किया है, हिंद जो वर्ड है उसको वो देखेंगे। वाइल द आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, लेकिन जो है ये जो आइडिया जो है जोग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी जो इंडिया, ये अभी भी एग्जिस्ट कर रही थी। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोशिएट विद इट टुडे। तो हिंदुस्तान जो है जो टर्म वो पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग जो बाद में जो है वो कंटिन्यू नहीं करने लगी। Historians today have to be very careful about the terms they use because they meant different things in the past। Historians वो काफ़ी ध्यान से जो भी वर्ड है उसका इस्तेमाल कैसे होता था उसको बहुत ध्यान से एनालाइज करना पड़ता था, क्योंकि पहले ज़माने में लोग उसी वर्ड को किसी और मतलब के लिए इस्तेमाल किया करते थे। टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरनर, जैसे कि आप एक नॉर्मल सा टर्म जो है फॉरनर उसको अगर यूज़ करते हैं तो इट इज़ यूज टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। फॉरनर का मतलब है एक इंसान जो कि इंडियन नहीं है। In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared stay in given village। तो foreigner एक ऐसा इंसान होता था पुराने ज़माने में कि एक इंसान जो कि एक विलेज में आ गया, एक गांव में आ गया रहने के लिए। someone who was not a part of that society or culture, एक ऐसा इंसान जो कि उस सोसाइटी उस कल्चर का बिलोंग नहीं करता है। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड इन पर्सन अजनबी। हिंदी में अगर ऐसे इसको इस्तेमाल किया जाए जो तो वो परदेशी हो जाएगा और पर्शियन में इसको अजनबी। A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner। तो सिटी ड्वेलर को हो सकता है आप सिटी ड्वेलर अगर कोई फॉरेस्ट ड्वेलर उसके तरफ आ जाए सिटी में रहने के लिए तो फॉरेस्ट ड्वेलर को वो फॉरेनर कहेगा। बट टू पेजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वेर नॉट फॉरेनर्स। बट लेकिन दो पेजेंट्स अगर दोनों का कल्चर अलग है, दोनों का रिलीजन अलग है, उन लोग को हम लोग जो है वो लोग को फॉरेनर नहीं बोलेंगे, इवन दो दे मे हैव डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड। ऑलराइट, अब हिस्टोरियंस एंड द सोर्सेस। हिस्टोरियंस और वो लोग हिस्टोरियंस कहाँ से सोर्सेस लेते थे और उससे फिर
अपना बताते थे कि किस ज़माने में क्या होता था क्या नहीं। सोर्सेस किसको बोला जाता है? पुराने ज़माने कुछ भी चीज़ यूटेंसिल्स हो गया, वो लोग क्या इस्तेमाल करते थे, किस तरह का घर में रहते थे, कपड़े या कुछ क्या ग्रेन वो लोग यूज़ खाते थे, वो सारे सोर्सेस होते हैं। Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of the investigation. तो historians होते हैं पुराने sources जो भी मिलते हैं उससे वो लोग past के बारे में समझते हैं कि उस समय कैसा ज़माना था, क्या होता था। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रेड अबाउट रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन, जैसे कि आप लोग लास्ट ईयर जो है क्लास 6 में पढ़े होंगे गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में, हर्षवर्धन। इन दिस बुक वी रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years फ्रॉम रफली 700 to 1750। और इस बुक में हम लोग रफली हम लोग 700 to 1750 उस ज़माने के बारे में पढ़ेंगे। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। आप कुछ नोटिस करेंगे, एक कंटिन्यूटी आप देखेंगे इस पीरियड को समझने के लिए। दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन। अभी भी जो है ये लोग कॉइन्स पे जो सिक्के होते थे, इंस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ, आर्किटेक्चर जो भी वो लोग बनाते थे मॉन्यूमेंट्स उस पे, और टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो भी टेक्स्ट में लिखा हुआ रहता था, ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन अभी भी इसमें एक कंटिन्यूटी नहीं रहती है। हो सकता है बीच में बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इस वजह से कंटिन्यू कहीं कहीं पर नहीं रह पाती है। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखिए इस जो नया पीरियड था उसमें जो है जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड है, जो लिखा हुआ चीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लगा। क्यों? दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। वो दूसरे इन्फॉर्मेशन को धीरे धीरे ख़त्म करने लगा। दो थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल, क्योंकि इस ज़माने में अभी जो कमिंग टाइम में होने लगा कि पेपर काफ़ी सस्ता होने लगा, और इस वजह से काफ़ी लोग जो है अपने बारे में लिखने लगे, राजा के बारे में लिखने लगे, क्या हो रहा है उसके बारे में लिखने लगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, द वैल्यू ऑफ पेपर। कंपेयर द फॉलोइंग। इन द मिडल ऑफ द 13th century a scholar wanted to copy a book, ही डिड नॉट हैव इनफ पेपर। एक 13th century में एक स्कॉलर उसको एक बुक की कॉपी करनी थी, लेकिन उसके पास पेपर नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने मैन्युस्क्रिप्ट को वॉश कर दिया। उसने मैन्युस्क्रिप्ट जो किसी ने लिखा था उसको वॉश करके फिर उसको सुखाया और उसी में उसने लिख दिया। ठीक है, तो देखिए मैन्युस्क्रिप्ट जो मेन था वो तो आपका हट गया ना। अब देखिए सेकंड में देखिए, अ सेंचुरी लेटर इफ़ यू बॉट सम फूड इन द मार्केट यू कुड बी लकी एंड हैव द शॉपकीपर wrap it फॉर यू इन सम पेपर। और देखिए एक सेंचुरी के बाद आप जो कुछ भी खरीदते हैं कोई फूड, तो उसको जो शॉपकीपर है उसको पेपर में लपेट कर देता है। तो इस एक ज़माना था जब पेपर की इतनी किल्लत थी, और एक ज़माना आ गया कि पेपर तो कोई फाड़ते हैं, कोई फेंकते हैं, कोई उसमें खाना खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अभी तो आप लोग जानते ही होंगे। People used to write holy text, chronicles of rulers, letters and teachings of saints। जो लोग थे वो लोग होली टेक्स्ट लिखने लगे, क्रॉनिकल, रूलर्स, लेटर्स, टीचिंग, सेंट्स, कोई भी संत के जो टीचिंग थी वो सब पेपर में लिखने लगे लोग। पेटिशन लिखने लगे, जुडिशियल रिकॉर्ड एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस। बहुत सारे टैक्स कितना कलेक्ट करते थे, और क्या अकाउंट मेंटेन, कितना खर्च, कितना आय व्यय, उस सबको जो है अब जो है लोग पेपर में रिकॉर्ड करने लगे। मैन्युस्क्रिप्ट्स वे कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो थे वो वेल्दी पीपल लोग उसको कलेक्ट करते थे, रूलर्स जो थे टेम्पल के वो लोग उसको कलेक्ट करने लगे। दे वे प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीज। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उसको कहाँ रखा जाता था, आर्चीज में या बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में रखा जाता था। आर्चीव क्या होता है, देखिए यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ, अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। Today, all national and state government have archives where they keep all the old official record and transaction. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. तो ये जो manuscript है और ये document जो है बहुत detailed information देता है, पर ये कभी बहुत ज़्यादा difficult होता है इस्तेमाल करने में। There was no printing press in those days, so scribes copied। तो देखिए उस समय जो है प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो स्क्राइब्स होते थे, जो इंसान जो कॉपी करते जिसको स्क्राइब्स बोलते थे, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स से कॉपी करते थे और बहुत सारी कॉपियाँ बनाते थे, हाथ से लिखा करते थे। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट इट इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। अगर आप किसी फ्रेंड की कॉपी किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कॉपी करना बहुत ही आसान नहीं होता है। समटाइम्स यू कुड नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज़ रिटन। कभी कभी आप लोग
जो है आप अपने दोस्तों के हैंडराइटिंग नहीं पढ़ पाते हैं और आप लोग कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट देर आर सम स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। इसलिए क्या होता है कि देर को थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है आपके दोस्त और आपका में अंतर आ जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इन समवट सिमिलर, और मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग ऐसे ही काफ़ी सिमिलर है। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस। जैसे कि स्क्राइब्स जो थे, लोग जो थे वो लिखा करते थे मैन्युस्क्रिप्ट से, तो वो थोड़ी मोड़ी चेंजेस भी कर दिया जाते थे। कभी कभी अ वर्ड हियर अ सेंटेंस देयर, कभी सेंटेंस को इधर कभी उधर ऐसे कर देते थे। दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रो ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द, तो ये जो छोटे छोटे डिफरेंस थे वो धीरे धीरे करके चेंज होने लगे। सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटैंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, तो वही टेक्स्ट जो है वो चेंजेस उसमें आने लगा। देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जो मेन ऑथर का जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो अभी हम लोग को नहीं मिलता है। वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज मेड बाय द लेटर स्क्राइब। तो अभी हम लोग किसी के कॉपी पे ही डिपेंड करते हैं। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। तो हिस्टोरियंस को क्या करना पड़ता है, अलग अलग जो मैन्युस्क्रिप्ट के वर्जन को पढ़ना पड़ता है, ताकि पता चले कि ओरिजिनली जो है वो क्या लिखा गया था। ऑन ओकेशन ऑथर्स रिवाइज द क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। तो कभी कभी जो ऑथर्स थे वो क्रॉनिकल्स को अलग अलग टाइम में रिवाइज भी किया करते थे। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकर जियाउद्दीन बरानी, देखिए 14th सेंचुरी के एक क्रॉनिकल थे जियाउद्दीन बरानी, जिसने क्रॉनिकल लिखा था 1356 में, एंड अनदर वर्जन 2 years लेटर, और एक दूसरा वर्जन लिखा था 2 साल बाद। ठीक है, द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल 1960। तो दोनों में काफ़ी अंतर था, लेकिन हिस्टोरियंस को 1960 तक फर्स्ट वर्जन पता ही नहीं थी। इट रिमेन लॉस्ट इन द लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन। तो वो जो थी काफ़ी दिन तक पूरे बड़े से लाइब्रेरी कलेक्शन में काफ़ी खोई हुई थी। अब देखिए पेज नंबर 5 में एक पिक्चर दिया हुआ है, फिगर 1, अ पेंटिंग ऑफ स्क्राइब मेकिंग अ कॉपी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये एक पेंटिंग है एक स्क्राइब की जो कॉपी कर रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट की। दिस पेंटिंग इज ओनली 10.5 सेंटीमीटर बाई 7.1 सेंटीमीटर इन साइज। ये जो पेंटिंग है ये इसकी साइज़ है 10.5 सेंटीमीटर बाई 7.1 सेंटीमीटर साइज़ में। बिकॉज ऑफ इस साइज इट इज़ कॉल्ड ए मिनिएचर, क्योंकि काफ़ी छोटी है इसलिए इसको मिनिएचर बोला जाता है। मिनिएचर पेंटिंग्स वे समटाइम्स यूज टू इलस्ट्रेट द टेक्स्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। कभी कभी मिनिएचर पेंटिंग दिखाया जाता था कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ उसको बताने के लिए पेंटिंग की जाती थी। ओके, they were so beautiful that later collectors often took the manuscripts apart and sold just the miniatures। ये जो मिनिएचर पेंटिंग इतनी सुंदर होती थी कि बाद में जो है जो कलेक्टर्स थे वो लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स को अलग कर देते थे और पेंटिंग को अलग कर देते थे और मिनिएचर पेंटिंग को बेच दिया करते थे। यहाँ पर देखिए फिगर 2 में डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग कुड मेक द रीडिंग ऑफ द पर्शियन एंड अरबिक डिफ़िकल्ट। अलग अलग तरह का जो हैंड राइटिंग है वो जो है पर्शियन या अरबिक उसको समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। द नस्टालिक स्टाइल ऑन द लेफ्ट इज कर्सिव एंड ईजी टू रीड। जो नस्टालिक साइड लेफ्ट साइड में है ये थोड़ा सा आसान है पढ़ने के लिए। एंड द सिकास्टे ऑन द राइट इज़ डेंसर एंड मोर डिफिकल्ट। जो सिकास्टे करके है जो राइट साइड में है ये थोड़ा सा काफ़ी डेंस है, समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। डेंस का मतलब होता है काफ़ी घना घना, इसलिए जब भी आप लोगों जैसे पेरेंट्स और या फिर टीचर्स कहती है कि गोल गोल लिखो, सुंदर सुंदर लिखो, छोटा छोटा मत लिखो, चीटी जैसा मत लिखो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखो और काफ़ी सटा सटे के मत लिखो, डेंस मत लिखो। डेंस मतलब घना होता है, डेंस फॉरेस्ट यू हैव हर्ड इफ़, तो डेंस मतलब घना होता है। तो ये देखिए राइट साइड वाला काफ़ी डेंस है और लेफ़्ट साइड वाला काफ़ी इजी है थोड़ा पढ़ने के लिए। सो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया इन सब चीज़ों के बारे में। ये पार्ट 1 में आपका इंक्लूडेड है। पार्ट 2 में मैं आपको न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स को कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।